आज हम देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके अंदर एक दादी और पोते के बीच का रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे वो ओवर द टाइम पीरियड चेंज होता है। पहले वो बहुत ही अच्छा होता है, बिल्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो सिटी चले जाते हैं रहने के लिए, तो उनके बीच में कुछ गैप आने लग जाते हैं और मिसकम्युनिकेशंस होती हैं। सो लेट्स सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। कह रहे हैं जो मेरी दादी है वो सबकी जैसे दादी होती है वैसी वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। कह रहे हैं मेरी दादी के फेस पे बहुत रिंकल्स आ चुकी हैं और वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। जब से मैं उनको देख रहा हूँ वो वैसे ऐसी ही है, मतलब जब से मैं उनको देख रहा हूँ तो यही इमेज उनकी मेरे आगे है, ओल्ड और रिंकल्ड। मैंने उनको हमेशा ऐसा ही देखा है, हमेशा से। अभी वो कह रहे हैं फॉर द 20 years। इससे हमें ये पता लगता है कि राइटर की एज अभी करेंटली जब वो जब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो वो 20 years के थे तब की डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब मैं 20 साल का था तब मेरी दादी मुझे कैसे दिखती थी। तो यानी कि राइटर की एज क्या है, 20 years। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग ऐसे कहते थे कि जो इसकी दादी थी वो किसी समय पे बहुत ही यंग हुआ करती थी, प्रिटी हुआ करती थी, और जिनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। लेकिन ये बात हमारे राइटर को मतलब बिलीव नहीं हो रही, वो विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई चीज हमने कभी देखी नहीं होती, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। सिमिलरली राइटर ने अपनी दादी को कभी यंग, प्रिटी या उनके हस्बैंड के साथ नहीं देखा, इसलिए उनके लिए बहुत बिलीव करना मुश्किल है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, अब वो थोड़ा अपना ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ उनको फोटो में ही देखा है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस बेसिकली ड्राइंग रूम में जहाँ पे फायर होती है उसे कहते हैं मेंटल पीस। उसके ऊपर एक पोर्ट्रेट थी, यानी कि एक फोटोग्राफ थी उनके ग्रैंडफादर की। ड्राइंग रूम में ये ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। ही वॉर अ बिग टर्बन, यानी कि पगड़ी, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और वो फोटो में ऐसे लग रहे थे जैसे वो 100 साल के हों, क्योंकि उनकी जो दाढ़ी थी वो इतनी बड़ी और पूरी तरीके से सफेद हो चुकी थी। He did not look the sort of person who would have a wife or children। अब ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा देख के लग ही नहीं रहा इस फोटो को कि इस इंसान की कभी कोई वाइफ या कभी कोई बच्चे रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ इनके बहुत सारे पोता पोती होंगे, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनके कभी वाइफ या इनके बच्चे हुए होंगे। अब ये थोड़ी इलॉजिकल बात है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। इसके दादा की जो पोर्ट्रेट वो फोटो देख रहे हैं तो देख के बोल रहे हैं कि यार इनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। सो हाउ द ग्रैंड चिल्ड्रन आर पॉसिबल, अगर उनकी वाइफ नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई, उनकी चिल्ड्रन भी नहीं है। ये थोड़ा इलॉजिकल है, बट वो इतने बूढ़, मतलब कहने का मतलब है कि वो कितने बूढ़े हैं, वो उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है कि इनके तो सिर्फ पोता पोती हुए होंगे, इनकी कोई वाइफ या बच्चे होंगे, ऐसा देख के मतलब लग नहीं रहा है, मतलब वो इतने बूढ़े लग रहे हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। अब कह रहे हैं अब मेरी ग्रैंडमदर को यंग और प्रिटी कभी मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये थॉट बहुत रिवॉल्टिंग है, यानी कि मेरे लिए थॉट ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग भरा। मैं खुद ही की इमेजिन से खुद ही मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते जब अंदर कि नहीं यार ये लोग तो ये कह रहे हैं, बट मैंने ऐसी चीज कभी देखी नहीं है होते हुए यार। तो आप कभी अपनी थिंकिंग से कई बार आप अंदर ही अंदर रिवोल्ट कर रहे होते हैं, ये सही है या ये सही है। ऐसे वो रिवोल्ट कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन में है कि कभी मेरी दादी यंग एंड प्रिटी थी, मैंने तो उनको ऐसा कभी नहीं देखा। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। शी यानी कि ग्रैंड मदर की, उनकी ग्रैंड मदर ऑफन यानी कि अक्सर बताया करती थी राइटर को, मतलब अपने पोते को, कि कैसे वो गेम्स खेला करती थी, क्या क्या गेम खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। लेकिन जब राइटर ये कहानियां सुनता था कि वो किस टाइप की गेम खेला करती थी, ये सुनकर राइटर को काफी absurd, यानी कि ये बहुत इलॉजिकल लगा, बहुत अनडिग्निफाइड लगा। उनको ऐसा लगा कि मेरी दादी जो इतनी बूढ़ी हैं वो मतलब ऐसे गेम खेला करती थी। बट क्योंकि राइटर इमेजिन नहीं कर पा रहा कि वो अपने बचपन की बात बता रही थी, बचपन में तो वो एक चाइल्ड थी, राइट। तो इसलिए वो राइटर के पार्ट पे ही गलती है कि वो इस चीज को, जब वो 20 years के थे, वो इस चीज को समझ नहीं पाए। उनको ऐसा लगता था कि बस ये फेबल्स यानी कि कहानियां जैसे प्रॉफिट्स वगैरह कहानियां सुनाया करते हैं वैसे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब वो शी यानी कि ग्रैंड मदर का
कैरेक्टर स्केच दे रहे हैं कि वो दिखने में लुक वाइज कैसी थी। इट इज इम्पोर्टेंट, आ सकता है कि क्या कैरेक्टर स्केच है ग्रैंड मदर का, वो कैसी दिखती थी। सो उनकी ग्रैंड मदर हाइट में छोटी थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट यानी कि थोड़ा झुक के चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स यानी कि ऐसे रिंकल्स बनना, ऐसे क्रिस क्रॉस फेस के ऊपर यूं, ठीक है। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कह रहे हैं मैं पक्का श्योर हूँ कि वो कभी थी ही नहीं ओल्ड, मतलब कभी सॉरी यंग थी ही नहीं, वो हमेशा से ओल्ड थी, क्योंकि उनके फेस पे वो रिंकल्स देख रहे हैं, उनको वो देख रहे हैं कैसे वो झुक कर चलती हैं। तो इससे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं पक्का श्योर हूँ कि जो मुझे अभी दिख रहा है यही सच्चाई है कि वो ऐसी ओल्ड थी हमेशा से, वो कभी यंग एंड प्रिटी नहीं थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। मतलब इतनी बूढ़ी हो चुकी कि अब इससे ज्यादा बूढ़ा कोई इंसान क्या ही हो सकता है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और कह रहा है मैं 20 साल से देख रहा हूँ कि ये ऐसी ही है, इसी ऐसा लग रहा है इसी एज पर अटकी हुई है, मतलब यही एज है इनकी, क्योंकि उनके लुक में कोई चेंज ही नहीं आया लास्ट 20 ईयर से, मुझे सेम की सेम लग रही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब ये कह रहा है कि वो कभी प्रिटी नहीं हो सकती, मैं ये चीज इमेजिन नहीं कर सकता कि वो प्रिटी कभी थी या यंग कभी थी, बट वो ब्यूटीफुल थी फॉर श्योर। इसका क्या मतलब हुआ? अब प्रीटी का मतलब होता है जब बाहर से दिखने में कोई इंसान बहुत सुंदर हो, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है जब इंसान का दिल बहुत साफ हो, तो हम कहते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। प्रीटी जब कोई सिर्फ बाहरी अपीयरेंस से आपको सुंदर लगे, तो बाहरी अपीयरेंस से उसकी दादी उसको सुंदर नहीं लगती थी, बिकॉज वो ओल्ड हो चुकी थी, उनके फेस पे रिंकल थे, लेकिन वो ब्यूटीफुल जरूर लगती थी, यानी कि उनका दिल राइटर को साफ लगता था। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of a rosary। अब जो ग्रैंड मदर है ये होबल्ड यानी कि अच्छे से चल नहीं पाती थी, धीरे धीरे रुक रुक के चलती थी। होबल्ड का मतलब जो अच्छे से जैसे हम नॉर्मली चलते हैं वैसे नहीं चल पाती थी। एंड वो व्हाइट कलर की मतलब ड्रेस साड़ी पहने रखती थी। उनका एक हाथ उनके वेस्ट पे होता था अपने आप को सपोर्ट करने के लिए ताकि वो चल सके, और वो हर वक्त अपनी मतलब माला का जाप करती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer। उनके सिल्वर लॉक्स का यहाँ पे क्या मतलब है? हेयर। उनके जो बाल थे वो सिल्वर, यानी कि जैसे बूढ़े लोगों के हम देखते हैं व्हाइट कलर के हो जाते हैं बाल, तो यहाँ पे सिल्वर कहने का मतलब व्हाइट। उनके बाल बिल्कुल व्हाइट कलर में टर्न हो चुके थे, जो कि उनकी ओल्ड एज को दर्शा रहे थे। एंड जो उनके लिप्स है वो कॉन्स्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, एक प्रेयर बोल रहे हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली प्रेयर बोलती रहती थी, उनकी लिप्स मूव करते रहते थे कि कुछ ना कुछ वो बड़बड़ा रही हैं। पर जब कोई बड़बड़ाता है तो ये पता लगता है कि हाँ वो इंसान कुछ बोल रहा है, कुछ उसकी लिप्स मूवमेंट हो रही है, पर वो क्या बोल रहा है वो आप हम लोगों को ऑडिबल नहीं होता है। सिमिलरली इसकी दादी कुछ प्रेयर कर रही है पर वो ऑडिबल नहीं है, ठीक है, मतलब वो अपने ही मन में कर रही है। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, कह रहे हैं हाँ ये ब्यूटिफुल तो थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कह रहे हैं हाँ ब्यूटीफुल तो मेरी दादी थी, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे विंटर लैंडस्केप होता है ना माउंटेन्स में। आप कभी विंटर्स में जाओ और देखो माउंटेन्स पे कैसे स्नो गिरी होती है व्हाइट कलर की, वैसे इसकी दादी के बाल भी व्हाइट थे, साड़ी भी व्हाइट कलर की पहनी हुई थी, तो वो स्नो की तरह दिख रहा था। और माउंटेन पे विंटर्स में आप कभी जाओ वो कितना सुंदर लगता है। सिमिलरली उसकी दादी ब्यूटीफुल तो लग रही थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, यानी कि सेरेनिटी का मतलब होता है बहुत पीस, बहुत कामनेस होती है। तो उसकी दादी को देख के आप लोगों को, क्योंकि व्हाइट कलर कहीं ना कहीं साइन होता है कामनेस का, राइट, पीस का साइन होता है व्हाइट कलर, शांति का प्रतीक होता है, वो प्रतीक होता है वो। तो कहीं ना कहीं वो जो व्हाइट कलर है वो सेरेनिटी को बता रहा है, पीस को बता रहा है। तो उसकी दादी को देखकर पीस वाली वाइब आती है, काम वाली वाइब आती है कि कितनी काम है वो, ठीक है, बहुत ही कंटेनमेंट यानी कि सेटिस्फिकेशन की वाइब आती है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कह रहा है मैं और मेरी दादी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ चले गए? सिटी चले गए, और तब से मैं अपनी दादी के साथ यहाँ रह रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स सिटी चले गए सेटल होने के लिए, और वो जब एक बार सेटल हो जाएंगे फिर वो हमको वहां पे बुलाएंगे, जब तक मैं और दादी यहीं पर है। शी यूज टू वेक मी अप, शी यानी कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्हें जगाया करती थी मॉर्निंग में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और राइटर को स्कूल के लिए तैयार करा करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और वो मॉर्निंग प्रेयर करा करती थी जो कि बहुत ही मोनोटोनस यानी कि बोरिंग, मोनोटोनस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती थी प्रेयर,
हमारे राइटर को बहुत ही बोरिंग लगती थी। और वो जो ग्रैंड मदर उनको नहलाती थी राइटर को, उनको ड्रेसअप करती थी स्कूल के लिए, ये सोचकर वो ये ड्रेसअप करते हुए उसको नहलाते हुए ये प्रेयर गाती थी, सो दैट ये प्रेयर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली राइटर के मन में जाए, राइटर सुने, राइटर इसको याद करें। लेकिन वो चाहती ऐसा थी कि राइटर उसको बाय हार्ट सुने, पर राइटर जो है बाय हार्ट इसको नहीं सुनते थे क्योंकि उनको बहुत बोरिंग लगती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। उन्होंने इसको सुना क्योंकि वॉइस उसकी दादी की उसे बहुत पसंद थी, जो आवाज थी, जो सुर थे उसकी दादी की। लेकिन कभी भी ऐसे लर्न करूं या बाय हार्ट सुनूं, ऐसा उसका कोई मोटिव नहीं था। उसने बॉदर टू लर्न इट यानी कि नेवर बॉदर, कभी उसने चिंता नहीं करी कि मैं लर्न भी करूं इसको या बहुत अटेंटिवली सुनूं। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen inkpot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद वो क्या करती थी, उनको एक वुडन स्लेट लाके देती थी, क्योंकि बहुत पुराने जमाने का टाइम है जब नोटबुक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब ऐसे स्लेट हुआ करती थी। ठीक है, वुडन की, उस वुडन की स्लेट पे वो लेके आती थी, उसको वॉश करती थी अच्छे से, क्योंकि वो चौक पे यहाँ पे लिखा करते थे। ठीक है, अब जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा उसको आपको रब करना पड़ेगा, तो उसे वो वॉश करके लेके आती थी। येलो कलर की चौक देती थी राइटर को, एक इंक पॉट भी देती थी, एक रेड पेन देती थी, और उन सबको एक बंडल में टाई कर देती थी। यानी कि जो सारा सामान है, चौक हो गया, ये सबको ऐसे करके टाई कर दिया किसी बंडल में, किसी चीज से उसको बांध दिया, क्योंकि उस समय बैग भी नहीं होते थे। After a breakfast of a thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. अब वो बटर और शुगर लगाकर एक स्टेल यानी कि बासी चपाती खाया करते थे ब्रेकफास्ट में, जिसमें वो बटर लगा होता था, शुगर लगी होती थी, और उसको ही वो खाया करते थे। और कुछ वो स्टेल चपाती डॉगीज के लिए भी लेके जाते थे, ताकि जो विलेज के डॉग्स हैं वो उनको भी खिला सके, यानी कि वो एनिमल्स का भी ध्यान रखा करते थे। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब उनकी ग्रैंडमदर हमेशा राइटर के साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल में ही था, टेम्पल से मतलब बिल्कुल अटैच था। द प्रिस्ट taught us द अल्फाबेट। जो प्रिस्ट थे वहां पे, टेम्पल के प्रिस्ट थे, वो अल्फाबेट सिखाया करते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। और जब तक जो बच्चे हैं वो वहां पे रोज में बैठकर, ऐसे रोज में बैठे होते हैं मंदिर के अंदर ही मान लो, ठीक है, मंदिर से बिल्कुल अटैच था, यानी कि दोनों मंदिर और वो वही स्कूल था। तो जब तक बच्चे अल्फाबेट सीख रहे हैं रोज में बैठकर, जब तक ग्रैंड मदर जो है वो अंदर मंदिर के अंदर बैठकर वो अपनी स्क्रिप्चर्स रीड करा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब इसकी दादी का जो है स्क्रिप्चर हो जाता था रीडिंग, और राइटर की पढ़ाई हो जाती थी, फिर ये दोनों वापस साथ में घर जाया करते थे। तो ये इनका दिनचर्या होता था कि सुबह वो कैसे रेडी कर रही हैं, कैसे स्कूल ले जा रही हैं, फिर कैसे स्कूल से घर ला रही हैं, ठीक है, एनिमल्स का भी ध्यान रख रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप जो है बिल्ड हो गया, तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. And इसी वे में जब वो दोनों घर जा रही थी, उनकी जब दोनों घर जा रहे थे, दादी और उनके उनके पोते, तो उनको डॉग्स मिल गए रास्ते में, उन्होंने उनको चपातीज दी, वो चपातीज के ऊपर फिर लड़ रहे थे जो डॉग्स थे। When my parents were comfortably settled in the city, अब यहाँ तक हमने देखा रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्गर बन चुका था उनका। वो एक कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, एक दूसरे के साथ सारा टाइम वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके दिन के एंड तक। बट अब एक टर्निंग पॉइंट आता है यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला कि उनके पेरेंट्स सिटी गए थे सेटल होने के लिए, अब वो उनके पेरेंट्स कंफर्टली सेटल हो जाते हैं सिटी के अंदर। और अब वो बोलते हैं अपनी दादी को और अपने जो बेटे हैं यानी कि राइटर को बुलाते हैं कि तुम भी अब सिटी आ जाओ। अब ये टर्निंग पॉइंट होता है फ्रेंडशिप में, इन आर फ्रेंडशिप, आर यानी कि उसकी ग्रैंड मदर पे और राइटर की फ्रेंडशिप में। ऑल दो, हालांकि वी शेयर द सेम रूम, हम सेम रूम शेयर करा करते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन अब जो उसकी दादी थी उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि सिटी के स्कूल हमें पता है, हमारे साथ दादी मम्मी पापा कोई हमारे साथ स्कूल नहीं आते हैं, वहां बैठ के पढ़ते नहीं है हमारे साथ, राइट। अब क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल से अटैच्ड नहीं है, स्कूल अलग है, टेम्पल्स अलग है, राइट। वो वाला गांव में जैसा था वैसे नहीं रहा सिटी में, तो इसलिए इसकी दादी नहीं आ पाती थी। अब जो राइटर है वो इंग्लिश स्कूल जाया करते थे, मोटर बस में जाया करते थे, लेकिन पहले वो जब टेम्पल जाते थे तो पैदल जाते थे दादी के साथ, तो वहां पे एक बातचीत हुआ करती थी, पैदल जाना आना, बॉन्ड और स्ट्रांग होता था। बट यहाँ पे अब इंग्लिश स्कूल था, बस थी। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, कोई यहाँ पे अब डॉग्स ज्यादा देखने को नहीं मिले स्ट्रीट्स में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो क्योंकि अब वो फीड नहीं कर सकते किसी डॉग्स को, क्योंकि ज्यादा डॉग्स नहीं थे उनकी स्ट्रीट्स में, तो उसकी दादी क्या करती थी, वो स्पैरोज को फीड करा करती थी, ठीक है, कोर्टयार्ड यानी में विरांडा जो होता है वहां पे।
वो स्पैरोज को फीड करा करती थी। तो स्पैरोज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे चैप्टर में देखने को मिलेगा कि ह्यूमैनिटी की बात करी जाएगी तो स्पैरोज में देखने को मिलेगा वो चीज कैसे वो भी इमोशनल होते हैं और वो भी चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्पैरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल आगे बढ़ते रहे, ठीक है, अभी सब सिटी आ चुके हैं, रोज स्कूल जा रहे हैं, वो ग्रैंड मदर के साथ अभी इतना रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं रहा, अभी भी स्ट्रांग है पर इतना नहीं रहा। लेकिन अब जैसे जैसे साल बीतते हैं तो उनका रिलेशनशिप और धीरे धीरे गैप आता रहेगा उनके रिलेशनशिप में, वो हम देखते हैं कैसे। एज द years rolled by we saw less of each other, हम एक दूसरे को कम देखने लग गए दादी और राइटर। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, थोड़े टाइम तक तो वो मुझे सुबह अभी भी उठाया करती थी सिटी में और रेडी करा करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जैसे ही राइटर घर आया करते थे तो उसकी दादी पूछा करती थी क्या सिखाया आज तुम्हें स्कूल में। सो राइटर बताया करते थे, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। तो वो साइंस मैथ्स इंग्लिश की चीजें बताया करते थे उनको कि जो उन्होंने स्कूल में सीखी। दिस मेड हर अनहैप्पी, अब ये चीज ग्रैंड मदर को अनहैप्पी कर देती है। क्यों? क्योंकि शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि अब जो ग्रैंड मदर है उनको ये चीजें नहीं आती जो यहाँ पे सिटी में जो एजुकेशन होती है, साइंस मैथ्स ग्रेविटी लो ये सब कुछ, अब ये उनकी दादी को नहीं आती है, तो अब वो उनको हेल्प नहीं कर पा रही है अपने पोते को ये चीजें समझाने में। तो यहाँ पे एक और रिलेशनशिप गैप आया, पहले वो गांव में समझाया करती थी क्योंकि तब राइटर छोटे भी थे। सो धीरे धीरे क्लास बड़ी होगी, लेवल अप होगा, तब उसकी दादी उसको समझा नहीं पा रही है। तो ये एक तरीका होता है, जैसे मेरा एक तरीका है आपसे बातचीत करने का, मैं यहाँ पे आपको कुछ समझा रही हूँ, आपको मन में मुझे कुछ डाउट पूछ सकते हो। सो एक कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसे अपर लेवल हुआ जो मैं नहीं पढ़ा सकती, तो वहां पे मैं आपसे उस बात नहीं कर पाऊंगी, कि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड जो है वो स्नैप होता है, ऐसे बॉन्ड जो है वो टूटता है। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. उसकी दादी अनहैप्पी इसलिए भी थी कि क्योंकि स्कूल में भगवान, रिलीजन, स्क्रिप्चर्स इनके बारे में ना पढ़ाकर बाकी सब पढ़ाया जाता था, बट इनको पढ़ाया नहीं जाता था इन चीजों को। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब एक बार ऐसे एक दिन आता है जब उसके जो राइटर होते हैं वो अपनी दादी को बोलते हैं कि हमें म्यूजिक लेसन सिखाया जाएगा। शी वो वेरी डिस्टर्ब्ड, तो उनकी दादी बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई ये सुनकर, क्योंकि म्यूजिक लेसन उनकी दादी के हिसाब से तो हमारी क्लास का नहीं है, ऐसा लगता था। जैसे पुराने जमाने में कहते थे कि डांस नहीं करो, म्यूजिक नहीं करो, सिर्फ पढ़ाई करो, कहते थे ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसे करके, जो कि अब सेंटेंस चेंज हुआ है फाइनली। एंड मैं खुद अपने स्कूल में स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, एंड मेरे पेरेंट्स ने भी कभी भी ऐसा नहीं कहा, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस जनरेशन, बट बहुत पहले ऐसी बातें हुआ करती थी, जो कि फॉर्चुनेटली अब चेंज हुआ सेंटेंस। सो सिमिलरली बहुत, क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में लिखी गई ये स्टोरी टेक प्लेस हुई है जब बोर्ड, जब नोटबुक नहीं हुआ करती थी, बैग नहीं हुआ करते थे, वुडन स्लेट हुआ करते थे। तो इस हिसाब से उनकी दादी की थिंकिंग यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है कहीं ना कहीं उस थिंकिंग और उस जनरेशन के हिसाब से, कि वो कह रही थी म्यूजिक लेसन क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, ये तो बेगर्स का काम होता है, यू नो, या जो भीख मांगते हैं या जो चोरी करते हैं, ये सब वो करें, मतलब ये जो भीख मांगते हैं स्पेसिफिकली, वो गाने गाएंगे रोड पे, उनको पैसा मिलेगा वो देख के, तो वो ये हमारे काम थोड़ी होते हैं, वो ऐसा उनकी दादी की थिंकिंग थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब ठीक है, अब उनकी दादी ने फिर ज्यादा कुछ कहा नहीं, वो बिल्कुल साइलेंस थी। अब क्या है, स्कूल से जो राइटर है वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, जब वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो उनको घर पे अपना खुद का कमरा मिल जाता है, ठीक है, घर पे अब खुद का कमरा मिल जाता है। अब घर पे खुद का कमरा मिलना यानी कि दादी का अलग कमरा है, ग्रैंड मदर का अलग कमरा, और राइटर का अलग कमरा। तो ऑब्वियसली बीच में दीवार आई, तो ये दीवार रिलेशनशिप के बीच में भी आएगी, तो उनकी फ्रेंडशिप जो है वो स्नैप्ड हो गई। स्नैप्ड होना यानी कैसे, टूट जाना, क्विकली टूट जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अ सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, अब उनकी जो ग्रैंड मदर है बहुत सेक्लूजन यानी कि आइसोलेशन हो जाना, अकेले पड़ जाना। उनकी ग्रैंड मदर अब अकेली थी और इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया विद रेजिग्नेशन, यानी कि बिना किसी ऑब्जेक्शन के, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझसे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करा, उन्होंने बस इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस अकेलेपन को। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, उनकी जो ग्रैंड मदर है वो हर टाइम स्पिनिंग व्हील पे रहा करती थी, और वो मतलब किसी से बात नहीं करती थी, स्पिनिंग व्हील पे ही रहा करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वहां पे बैठी करती थी स्पिनिंग व्हील पे और चरखे पे, और रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स गाया करती थी। मतलब वो यही करती थी, किसी से बात नहीं करती थी।
ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ आफ्टरनून में रिलैक्स करने के लिए वो फॉर अ वाइल यानी कि थोड़ी देर के लिए वो स्पैरोज को फीड करा करती थी, मतलब वो उनका रिलैक्स टाइम हुआ करता था आफ्टरनून में. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. अब क्या होता था, विरांडा में जब वो बैठती थी, वो जो ब्रेड है उनको पीसेस में तोड़ती थी और वो दे देती थी स्पैरोज को. इससे वो स्पैरोज जो है वो क्या है, वेरिटेबल बेडल ऑफ चिरपिंग्स, यानी कि चिरपिंग्स का मतलब होता है जो बर्ड्स आवाज निकालते हैं. बर्ड्स की भी अपनी एक आवाज है जिसे कहते हैं चिरपिंग्स. तो सारी वो ब्रेड्स को देखकर वो एक आवाज निकालती हैं अपनी, मतलब नॉइस क्रिएट करती हैं. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ बर्ड्स आती हैं और पर्च्ड यानी कि बैठ जाती हैं दादी की लेग्स पे. कुछ उनकी शोल्डर्स पे बैठ जाती हैं, तो कुछ उनके हेड पे बैठ जाती हैं. अब इससे उनकी दादी जो है बहुत स्माइल करती है, बट नेवर शूट देम अवे, पर कभी भी उनको शू नहीं करा, कभी भी हटाया नहीं, उनको उड़ाया नहीं, उनको बैठे रहने दिया और स्माइल करती रही. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. तो उनके लिए हैप्पीएस्ट हाफ आवर क्या होता था, या रिलैक्सिंग मोमेंट या सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या हुआ करता था, वो आफ्टरनून का हुआ करता था, स्पैरोज को फीड करना. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, टर्निंग पॉइंट कब आया, जब वो गांव से सिटी में ट्रांसफर हो गए उनकी दादी और उनके पोते यानी कि हमारे राइटर. थर्ड पॉइंट, दादी का करेक्टर स्केच कैसा था, तो कैसे उन्होंने व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी, वो झुक कर चला करती थी. ठीक है, और उनको किससे कंपेयर करा गया, विंटर माउंटेन की लैंडस्केप से. नाउ When I decided to go abroad for further studies, अब इतना सब हमने देखा कि अब रूम भी एक्सचेंज हो गया. पहले वो इंग्लिश स्कूल जाने लग गए, फिर उन्होंने बताया कि हमें गोड्स या स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इंग्लिश ग्रेविटी ये पढ़ाया जाता है, साइंस मैथ्स. फिर उन्होंने बताया हमें म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा है, और फिर फोर्थ पॉइंट बताया कि कैसे उनका रूम अब अलग होगा. और फिफ्थ पॉइंट है कि अब वो अब्रोड जा रहे हैं, यानी कि घर छोड़ के जा रहे हैं अब्रोड फर्दर स्टडीज के लिए. आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. अब इन्हें पता था इनकी ग्रैंड मदर इससे दुखी हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और कह रहे हैं कि मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और कह रहे हैं कि अब जैसे इनकी एज है, मतलब वन कुड नेवर टेल, यानी कि ऐसे कभी आप कुछ कह नहीं सकते कि अब कब तक हमारे साथ रहेंगी. मे बी शी कैन गेट एक्सपायर, सो इन दैट वे ही इज पॉइंटिंग दिस सेंटेंस कि अब, क्योंकि बिकॉज वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, तो मैं 5 साल वहां पे जाऊंगा, मैं आऊंगा तब ही इज नॉट श्योर उनको उनकी ग्रैंड मदर देखने को मिलेंगी कि नहीं. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब बताया गया कि कैसे रेलवे स्टेशन में वो छोड़ने आती है उनकी दादी, तो वो अभी बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होती है. वो रेलवे स्टेशन पे भी वो बिल्कुल बात भी नहीं करती, कोई इमोशन नहीं दिखाती है. उनकी जो लिप्स है वो कॉन्टिन्यूसली अगेन प्रेयर में, मतलब प्रेयर चल रही होती है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन वो इनऑडिबल प्रेयर होती है, ऑब्वियस सी बात है. और वो इतनी लीन होती है अपने प्रेयर प्रेयर के अंदर कि वो कुछ मुंह से नहीं बोलती हैं. उनकी जो फिंगर्स होते हैं वो भी इतनी ज्यादा लीन होते हैं कि वो जो बीड्स होती हैं उन्हीं को वो कर रही होती हैं, अपनी माला जप रही होती हैं. साइलेंटली वो बहुत ही बिना कुछ बोले बस अपने वो एक्सप्रेशन दिखाती हैं कि वो जो फोरहेड है राइटर का, यानी कि हमारा माथा, उस पे किस करती हैं वो राइटर को. जैसे ही वो उनके फोरहेड पे किस करती हैं, तो राइटर बहुत मतलब उस चीज, उस मोमेंट को बहुत चेरिश करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, मतलब उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे. वो एक मतलब एक फिजिकल कांटेक्ट था बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड पोता आफ्टर वेरी लॉन्ग. ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड और उनके बीच में बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद, क्योंकि जब वो घर पे सिटी में आ गए थे तो चीजें थोड़ी खराब हो रही थी. बट यहाँ पे भी वो ज्यादा कुछ बोली नहीं उनकी दादी, बस उन्होंने किस करा. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a few days, she did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. अभी बोल रही है कैसे वो 5 साल के बाद जब राइटर घर आते हैं तो अपनी दादी को देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं. आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन पे उसकी दादी उनको लेने आई होती है राइटर को, और वो बहुत खुश हो जाते हैं राइटर ये देखकर, और कहते हैं मेरी दादी बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, वो एक भी दिन ओल्डर मुझे नहीं लग रही है. एंड लेकिन अभी भी उनकी दादी कुछ बोलती नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं बोलती हैं, वो सिर्फ शी क्लैप्स्ड मी इन हर, क्लैप्स्ड यानी कि हक कर लेना, वो बस हक कर लेती हैं राइटर को. उनकी दादी जो है सिर्फ हक कर लेती है राइटर को, और जैसे ही हक करती है राइटर को तो राइटर के कानों में प्रेयर सुनाई देती है तब भी, मतलब कि अभी भी वो प्रेयर ही गा रही होती है.
अब वो बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट ये होता है, इतना हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है कि जो उनकी दादी होती हैं वो हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज हुम शी फेड। अब उनकी जो दादी है, चाहिए उनके बेटे आए हों, बट उनके लिए हैप्पी मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट वो कैसे एक्सप्रेस करती है, स्पैरोज को फीड कर कर। ठीक है, उनका कोई भी हैप्पी मोमेंट हो या रिलैक्सिंग मोमेंट हो वो स्पैरोज के साथ स्पेंड करते हैं, स्पैरोज को फीड कर कर उस चीज को एक्सप्रेस करती हैं। तो वो उस दिन भी उनके बेटे आए, उनके पोते आए, तब भी उन्होंने स्पैरोज को फीड करा विथ फ्रिवलेस रिब्यूक्स, यानी कि प्यार भरी डांट से। यानी कि कभी जो बर्ड्स है उनके हेड पे बैठ जाती हैं, कभी शोल्डर पे बैठ जाती हैं, तो वो बहुत ही प्यार से मतलब स्माइल भी करती है और प्यार से उनको डांटती भी है कि पहले ब्रेड फिनिश करो ऐसे। तो फ्रिवलेस रिब्यूक्स यानी कि प्यार भरी डांट। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood. अब इतने टाइम बाद उनके बेटे, उनके पोते आए थे, तो पहले तो उन्होंने कोई ज्यादा दिखाया नहीं एक्सप्रेशन। वो रेलवे स्टेशन उनको लेने गई, उन्होंने उनको हक करा, ठीक है। उसके बाद वो घर गई, घर जाने के बाद स्पैरो को फीड करा। फिर शाम को क्या होता है इवनिंग में, क्या वो प्रेयर नहीं करती। एंड ये बहुत स्ट्रेंज चीज है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगी स्ट्रेंज क्या हुआ था, या ऐसा क्या हुआ, ये एंडिंग है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंज ये हुआ था कि शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया था। वो उन्होंने बहुत सारी नेबरहुड की जो विमेन है, औरतें हैं, उनको कलेक्ट करा और एक ड्रम लिया, ओल्ड पुराना सा ड्रम लिया और गाना गाना शुरू कर दिया, स्टार्टेड टू सिंग, मतलब ड्रम को बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेकिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, और उन्होंने बहुत ही घंटों तक मतलब बजाती गई उस ड्रम को। डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है टूटा हुआ ड्रम, जो कि टूटा हुआ था अच्छे से, उससे आवाज भी नहीं आ रही थी, ठीक है वो। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वो बोल रही थी जैसे कोई वॉरियर आते हैं वॉर जीत कर, तब कैसे ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से ये बजा रही थी। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सबने, मतलब राइटर ने भी और सबने ऐसा देखा कि वो प्रेयर नहीं कर रही है, लाइक लिटरली। वो मतलब जो प्रेयर करती थी रेलवे स्टेशन पर भी, जब छोड़ने गई रेलवे स्टेशन में, जब लेने आई तब भी, लेकिन वो फर्स्ट टाइम है वो प्रेयर नहीं कर रही है, बहुत स्ट्रेंज था। एंड वी हैड टू परस्यू, यानी कि उनकी फैमिली मेंबर सब कह रहे हैं, यानी कि राइटर के मम्मी पापा कह रहे हैं कि हमें इनको परस्यूड यानी कि रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ऐसे थक जाएंगे, ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी, कि अब ना बजाएंगे इतना ढोलक। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अब अगले मॉर्निंग क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने पिछले शाम को इवनिंग को इतने ढोलक बजाए खुशी के मारे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो बीमार पड़ जाती है और उनको थोड़ा सा फीवर हो जाता है, माइल्ड फीवर, यानी कि थोड़ा सा फीवर हो जाता है। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर कहते हैं माइल्ड फीवर है और ये चला जाएगा कुछ टाइम में ही, ज्यादा सीरियस बात नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उनकी लेकिन ग्रैंड मदर का अलग थॉट। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमें जैसे बोल रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, राइट, बट हमारे अंदर एक इंट्यूशन होती है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। सिमिलरली डॉक्टर कह रहे हैं कि माइल्ड फीवर है ग्रैंड मदर को, पर ग्रैंड मदर थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग उनके अंदर आ रही होती है, एक नेगेटिव इंट्यूशन आ रहा होता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका एंड है, मतलब अब वो नहीं जीने वाली, उनको ऐसी फीलिंग आती है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time टॉकिंग टू अस। वो कहती है लास्ट में भी कि वो प्रेयर करेंगी। उनको ऐसा मानना था कि मैं उनकी दादी का ऐसा मानना था कि मैं आप लोगों से बात कर कर, मतलब उनको लगा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे कुछ लास्ट आवर्स बच्चे, तो क्यों ना मैं प्रेयर करूं इनमें। वी प्रोटेस्टेड, यानी कि सारे फैमिली मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करा इस चीज को कि ये मत करो, ठीक है। सब उनसे बात करना चाह रहे थे क्योंकि, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। पर उनकी दादी ने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. फाइनली यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि कैसे उन्होंने उनके प्रोटेस्ट को सीरियस नहीं लिया ग्रैंड मदर ने, और ग्रैंड मदर लेट गई बेड के ऊपर, प्रेयर कर रही थी बेड पे लेटे लेटे ही, और अपनी बीड्स को, अपनी माला को जप रही थी। एक समय ऐसा आता है जब उनकी लिप्स बंद हो जाती हैं, रोजरी जो उनके हाथ में होती है माला, वो नीचे गिर जाती है फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, यानी कि अब उनके फिंगर्स में बिल्कुल जान नहीं रही होती कि वो माला जैसी कम वजन की चीज को भी पकड़ पाए। मतलब इसका क्या मतलब है कि शी इज नो मोर। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. मतलब एक जब इंसान की डेथ हो जाती है, एक इनोसेंस छा जाता है, एक कामनेस, एक पीस छा जाता है फेस के ऊपर, वो साफ साफ दिख रहा था और पता लग रहा था दैट शी वाज नो मोर।
वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। अब सारे जो घर के मेंबर्स होते हैं उनको बेड से उतारते हैं, पूरा जो कस्टमरी होता है, पूरा रिवाज होता है कि कैसे उनको ग्राउंड पे लेटाया जाएगा, उनको कवर करा जाएगा विद द रेड श्राउड, लाल कलर के कपड़े से उनको कवर करा जाएगा। ठीक है, वो सब वो रिवाज कर रहे होते हैं घर के मेंबर्स। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे वो वहां पे रोते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको बहुत ही सैड और बुरा फील होता है। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ टाइम के लिए वो कमरे में उसको अकेला भी छोड़ देते हैं, उनकी दादी को वहीं पे लाल कलर के कपड़े में वैसे ही कवर्ड करके, क्योंकि अब उनको और अरेंजमेंट करने के लिए जाना होता है फ्यूनरल के लिए, एक उसके लिए अरेंजमेंट करनी होती है उन्हें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम को वो अपनी दादी को एक स्ट्रक्चर पे लिटाते हैं, स्ट्रक्चर पे लिटाने के बाद उनको लेके जाते हैं जो क्रीमेशन होगा उसके लिए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब सन, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, सन सेट हो रहा है, ठीक है, और जो सन जब सेट होता है तो हल्की हल्की लाइट जो है, सिर्फ हल्की हल्की लाइट जो है रूम के अंदर पड़ रही है और विरांडा के अंदर भी पड़ रही है। गोल्डन कलर की लाइट पड़ रही है, मतलब रेड गोल्डन कुछ मिक्सअप, वो लाइट उनके विरांडा में और उनके रूम में पड़ रही है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। सब जो है उन्होंने मतलब अपनी दादी को ऐसे लिया होता है और स्ट्रक्चर के ऊपर ही उन्होंने उठा रखा होता है, पर वो सब कोर्टयार्ड के अंदर रुक जाते हैं, आधे रास्ते में रुक जाते हैं। मतलब कोर्टयार्ड है, वो हाफ कोर्टयार्ड कंप्लीट करा, यहीं पे रुक जाते हैं, और ये मेन गेट है मान लो, वो यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सन की लाइट आ रही होती है, सनसेट हो रहा होता है तो हल्की हल्की गोल्डन लाइट्स आ रही होती है। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and Steph wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. देखा जाता है कैसे thousands of sparrows आ जाती है जिनके रूम में और विरांडा में आ जाती हैं, और वो बिल्कुल चुपचाप वहां बैठ जाती हैं, बिल्कुल चुपचाप। ठीक है, देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई आवाज नहीं आती, बिल्कुल साइलेंटली बैठती हैं स्पेरोज। ठीक है, फ्लोर पे अलग अलग जगह से स्कैटर होकर बैठ जाती हैं और बिल्कुल लाइक वो चिरपिंग की साउंड जो अपनी निकालती हैं, आवाज निकालती हैं, नॉइस क्रिएट करती हैं, वो बिल्कुल भी इस समय नहीं कर रही हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम। सो बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि स्पैरो से कहीं ना कहीं उसकी दादी कनेक्टेड थी, मैंने बोला था स्पैरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। और उसकी जो मदर है वो जाती हैं किचन से ब्रेड लेके आती हैं और वो बर्ड्स के लिए डाल देती हैं, लेकिन क्या देखने को मिलता है, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, तोड़ देती हैं। उनकी जो मदर होती है, यहाँ पे शी है मदर, जो राइटर की मदर होती है, उनको टुकड़ों में तोड़ देती है, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे उनकी दादी करा करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और वो जो राइटर की मदर है वो डाल देती है स्पैरोज को। लेकिन द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया उन ब्रेड के ऊपर, देखा तक नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, जब वो अपनी दादी के उसको लेकर आगे बढ़ रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो जो है बिल्कुल शांति से स्पैरोज उड़ गई। जैसे ही दादी के स्ट्रक्चर को लेकर वो जाने लग गए तो वो सारे स्पैरोज ने एक भी पहले तो ब्रेड की तरफ देखा नहीं, उसके बाद जैसे ही वो दादी के स्ट्रक्चर को उठा के ले जाने लग गए तो क्वाइटली बहुत ही शांति से वो भी उड़ के वहां से चले गए, ना उन्होंने ब्रेड ली ना उन्होंने अपनी नॉइस क्रिएट करी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अब अगली सुबह स्वीपर आते हैं और वो सारे जितने भी टुकड़े होते हैं ब्रेड के वो डस्टबिन में डाल देते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि स्पैरोज के अंदर भी ह्यूमैनिटी है, उन्हें भी पता है कि हमें कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, उनके अंदर भी सेंटिमेंट्स है, इमोशंस हैं, उनको भी पता है कि वो चीजों को समझती है, उनमें भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अभी क्या हुआ है। एंड इससे पता लगता है कि वो भी जो बर्ड्स है सेल्फिश नहीं होती, वो चाहती तो ब्रेड खा सकती थी बट नहीं, उनका भी एक कनेक्शन था उनके साथ। तो कहने का मतलब है कि बर्ड्स हो एनिमल्स हो, उनका भी ह्यूमन बींग्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है। सो विद दिस ये चैप्टर हमारा यही एंड होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्निंग पॉइंट पूछा जा सकता है, ग्रैंड मदर का करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, स्पैरोज का क्या रोल है वो पूछा जा सकता है, ये एंडिंग इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल ट्राई इफ आई कैन मेक अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, बट टिल देन दैट्स इट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।